नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कि जैसे कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था अपना प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमने 1 से 50 क्वेश्चन तक देखा था। आज अब हम पार्ट 2 में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस सेशन में भी हम ठीक है नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे यहाँ पे। सो पार्ट 2 के बारे में अभी जानकारी ले लेंगे हम यहाँ पे। सो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 51, द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है, कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कि ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल रिदम, एक इन्वायरमेंट के सिग्नल के लिए ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में। और सिग्नल जो दिया है यहाँ पे आपके लिए डार्क एंड ठीक है लाइट का सिग्नल दिया है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऐसा सवाल पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा हमारा, so this is known as a photoperiodism. This is known as a photoperiodism. देखिए photoperiodism में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लो कि ठीक है हम प्लांट को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हम किसको देख लेंगे, यहाँ पे प्लांट को देख लेंगे। सो प्लांट क्या करता है कि ठीक है इन्वायरमेंटल रिदम लाइक द लाइट एंड डार्कनेस को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर सीड का जर्मिनेशन होना, या प्लांट के अंदर पर्टिकुलर टाइम में फ्लावरिंग होना, प्लांट के अंदर क्या होना, फ्लावरिंग का इंडक्शन होना। सो दैट इज अबाउट द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेस। दीज आर द environmental response to the light and darkness. So this process is known as a photoperiodism. देखिए फोटोपीरियोडिज्म के बाद यहाँ पे और भी दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें फोटो एक कॉमन वर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो फोटोटैक्सिस एंड फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या ये फोटोट्रोपिज्म नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं ना, तो इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर लास्ट में कंफ्यूजन होना हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ट्रोपिज्म यानी नथिंग बट द ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ट्रोपिज्म का मीनिंग क्या होता है, वहां पे मूवमेंट होता है किसी एक्सटर्नल सिग्नल को। ठीक है, सिग्नल या स्टिमुलस को कंसीडर के जब प्लांट अपना रिएक्शन करता है, दैट इज नोन एज अ रिस्पॉन्स। बट इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। बट यहाँ पे ठीक है फोटोपीरियोडिज्म के अंदर अगर आपको दिखता है कि लाइट एंड डार्कनेस को अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो दैट इज नोन एज, ठीक है, दैट इज नोन एज अ फोटोपीरियोडिज्म। फोटोट्रोपिज्म अलग चीज हो सकती है। यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म में हमको ऑर्गेनिज्म का क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड फोटोपीरियोडिज्म में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे मूवमेंट नहीं दिखाई देगी आपको, सीड का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, या आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे फ्लावरिंग का इंडक्शन देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अदर देन द, ठीक है, प्लांट मूवमेंट। सो सच अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फोटोपीरियोडिज्म। फोटोटैक्सिस क्या होगा, ठीक है, इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब तो नहीं होगा। फोटोटैक्सिस, टैक्सिस का मतलब भी क्या होगा, टैक्सिक का मतलब ये होता है टैक्टिक मूवमेंट, दैट इज नोन एज अ टैक्टिक मूवमेंट। अगर लाइट को सेंस करके प्लांट के कुछ पार्ट अगर उस तरफ अगर मूवमेंट करते हैं, उस तरफ अगर प्लांट के कुछ पार्ट वहां पे मूवमेंट करते हैं, सो दैट इज नोन एज अ फोटोटैक्टिक मूवमेंट और फोटोटैक्सिक मूवमेंट। सो ये जो दो ठीक है ऑप्शन नंबर सी एंड डी है ना, तो ये मूवमेंट के ठीक है कॉन्सेप्ट है। और फोटोपीरियोडिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको सीड का जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग ठीक है दिखाई देता है टू द एक इन्वायरमेंटल रिदम को रिस्पॉन्स करते हुए प्लांट, जैसे कि लाइट एंड डार्कनेस को रिस्पॉन्स करके वहां पे सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग अगर कराता है। सो सच कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फोटोपीरियोडिज्म। वर्नलाइजेशन के बारे में इसके पहले भी हमने पढ़ा था। वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग ही होती है बाइनियल प्लांट में। वर्नलाइजेशन में भी क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। कौन से प्लांट में, बाइनियल प्लांट्स में, बाइनियल प्लांट में फ्लावरिंग होती है। बट वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। अगर किसी लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर, सो सच कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। सच कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। जो साइंटिस्ट लाइसेनको, ठीक है, लाइसेनको ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। लाइसेनको, साइंटिस्ट का नाम क्या, लाइसेनको, जिन्होंने ये टर्म दिया था, दैट इज अबाउट द वर्नलाइजेशन। सो वर्नलाइजेशन
रेडिएशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोटैक्सिक एंड फोटोट्रॉपिज्म, ये अलग है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दीज आर द मूवमेंट, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्लावरिंग, ठीक है। वर्नलाइजेशन भी कहां पे होता है, फ्लावर पे होता है, वहां पे स्टिमुलस क्या होता है, वहां पे वर्नलाइजेशन के लिए स्टिमुलस जो होता है ना, तो लो टेम्परेचर होता है, ये बात याद रखिए। अगर आपके पास लो टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, मतलब आप नहीं करा सकते वहां पे टेम्परेचर, पर आपको वहां पे क्या करना है, ठीक है, प्लांट के अंदर अगर आपको क्या करना है वहां पे, ठीक है, ठीक है, वर्नलाइजेशन करना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जिबरेलिक एसिड का रिस्पॉन्स भी दे सकते हो। मतलब अगर आप हार्मोन जिबरेलिक एसिड को वहां पे दे देते हो तो वहां पे क्या हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे मतलब वर्नलाइजेशन हो सकता है। सो इट मींस लो टेम्परेचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिबरेलिक एसिड, लो टेम्परेचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिबरेलिक एसिड फॉर द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। कौन से इफेक्ट के लिए, वर्नलाइजेशन इफेक्ट के लिए हम लो टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिबरेलिक एसिड। तो ये हो गया दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52, एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा क्या यहाँ पे सही चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। ओके, सही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सुटेबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन से गैसेस सुटेबल होते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्रूट राइपनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है, इथिलीन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, इथिलीन। अगर आप, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री अगर पता हो, अगर आप इथिलीन का फॉर्मूला जानते हो, तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में इथिलीन दिखाई दे रहा है, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर 3 में हमें ये इथिलीन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहां पे देखिए फ्रूट राइपनिंग के लिए हम दो तरह के गैसेस यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा, ठीक है, C2H4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसका यूज कर सकते हैं हम, C2H4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द गैसेस फॉर द फ्रूट राइपनिंग के लिए जिसका यूज करते हैं। और ये यूज करते हैं हम 80% इथिलीन का और 20% किसका लेते हैं वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द टू गैसेस विच, ठीक है, इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग करवाने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं नीट में, तो दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फाइटोक्रोम बिकम्स एक्टिव इन, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइटोक्रोम कौन से कंडीशन में एक्टिव होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है हमें, ठीक है। सो फाइटोक्रोम्स बिकम्स एक्टिव इन, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि फाइटोक्रोम एक्चुअल में होता क्या है। ये अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि फाइटोक्रोम कब एक्टिवेट होता है। देखिए दोस्तों, तो फाइटोक्रोम का जो एक्टिवेशन होता है ना, फाइटोक्रोम का एक्टिवेशन जब वहां पे कंटिन्यूअसली, हमें पता है कि फाइटोक्रोम के ऊपर अगर, ठीक है, रेड के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली हम रेड लाइट देते थे, वहां पे कौन सा लाइट दे देंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस रेड कलर का वेवलेंथ अगर हम फाइटोक्रोम के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। सो फाइटोक्रोम इज अ काइंड ऑफ क्रोमोप्रोटीन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्रोटीन। एक क्रोमोप्रोटीन होता है, मतलब कलरिंग पिगमेंट व्हेन बाइंड विद द प्रोटीन दैट इज नोन एज अ क्रोमोप्रोटीन। अगर इसके ऊपर हम रेड लाइट का वेवलेंथ कंटिन्यूअसली देते हैं इन द, ठीक है, नैनोमीटर ऑफ 680 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ कंटिन्यूअसली अगर हम, ठीक है, फाइटोक्रोम रेड के ऊपर अगर देते हैं, तो फाइटोक्रोम रेड का कन्वर्जन क्या हो सकता है, फाइटोक्रोम फारेड में उसका कन्वर्जन होता है। फाइटोक्रोम फारेड में इसका क्या होगा, कन्वर्जन होता है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि फाइटोक्रोम रेड इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम होता है। और फाइटोक्रोम फारेड कौन सा फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। मतलब अगर आपको फ्लावरिंग इंड्यूस करनी है वहां पे, या सीड का जर्मिनेशन अगर करना है, तो कौन सा फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए वहां पे, फाइटोक्रोम फारेड का फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा वहां पे, ठीक है, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो सकती है। वहां पे प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, फ्लावरिंग आ सकता है। अगर हम, ठीक है, फार रेड लाइट का कंटिन्यूस वहां पे अगर यूज करते हैं और अगर फार रेड को हम रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे फ्लावरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फाइटोक्रोम किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, फाइटोक्रोम फार रेड से वो फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट विल, ठीक है, नॉट बियरिंग फ्लावर इन द
ठीक है, सम काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, कुछ प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं कराएगा। सो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि फाइटोक्रोम रेड एक इनएक्टिव फॉर्म होता है और फाइटोक्रोम रेड फार रेड एक एक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइटोक्रोम बिकम्स एक्टिव इन, कौन से कंडीशन में वे एक्टिव होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, राइट लाइट, ठीक है। रेड लाइट को अगर हम कंटिन्यूसली वहां पे इंसिडेंट करा देते हैं, अगर हम रेड लाइट को कंटिन्यूसली वहां पे इंड्यूस करा देते तो उसका कन्वर्जन किस चीज में होगा, फाइटोक्रोम फार रेड में, जो क्या होता है एक एक्टिव फॉर्म। और अगर फाइटोक्रोम फार रेड के ऊपर अगर कंटिन्यूसली हम कौन सा लाइट दे देंगे, वहां पे फार रेड लाइट को अगर वहां पे इंसिडेंट कर देते तो क्या होगा, फाइटोक्रोम रेड के फॉर्म में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और जो फॉर्म हमें कैसे दिखाई देता है, इनएक्टिव फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ द फॉरेस्ट ट्री। फॉरेस्ट के अंदर डिफोलिएशन के लिए कौन सा केमिकल यूज कर दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर द कॉजिंग डिफोलिएशन। अगर प्लांट के अंदर डिफोलिएशन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हमें पता है कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और यहाँ पे सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन तो एक ही दिया है, दैट इज अबाउट द 2,4-D। कौन दिया है हमें, 2,4-D। सो 2,4-D इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द डिफोलिएशन इन द फॉरेस्ट ट्री। फॉरेस्ट ट्री का डिफोलिएशन प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 2,4-D का यूज करेंगे। बाकी के जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मैलिक हाइड्राजाइड, अमो 1618 एंड फॉस्फोन डी, सो दीज आर द इनिबिटर ऑफ जिबरेलिक एसिड सिंथेसिस के ये इनिबिटर है, ये तीनों भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, सो दीज आर द इनिबिटर्स ऑफ, these are the inhibitors of gibberellic acid synthesis के ये inhibitor होते हैं, जिबरलिक एसिड के synthesis के inhibitor कौन, फॉस्फोन डी, अमो 1618 एंड मैलिक हाइड्राजाइड, ठीक है। तो इनको याद रखिए दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 55 को देख रहे थे दोस्तों, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट इज। जो पिगमेंट अभी हमने जिसका बात किया था वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है। जो फार रेड लाइट एंड रेड लाइट को ठीक है खुद के ऊपर इंसिडेंट करके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो कौन होगा, तो वो होता है फाइटोक्रोम। वो कौन होगा, फाइटोक्रोम। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, फाइटोक्रोम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, फाइटोक्रोम। देखिए दोस्तों, क्यों हमें पता है कि रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, वहां पे 680 नैनोमीटर, जो किसके ऊपर इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है, फाइटोक्रोम के ऊपर। और फार रेड लाइट हमें पता है कि कितने वेवलेंथ का होता है, 730 नैनोमीटर के रेंज में इसका वेवलेंथ होता है। और ये दोनों वेवलेंथ कहाँ पे मतलब इंसिडेंट हो सकते हैं, फाइटोक्रोम के ऊपर, जो क्या करेगा, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट शो करता है। जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन में जो आपको जो दिखाई देगा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। दिस इज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होने की मतलब ठीक है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। उसके बाद जो सेकंड मॉलिक्यूल हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज़ांथोफिल, ज़ांथोफिल का जो ठीक है लाइट वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन जो वेवलेंथ होता है 466 नैनोमीटर टू 495 नैनोमीटर के वेवलेंथ को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये तो रेड के वेवलेंथ नहीं है, रेड का वेवलेंथ एंड फार रेड का हमको पूछा गया है, तो किसके ऊपर इंसिडेंट होना चाहिए, फाइटोक्रोम के ऊपर। अगर कैरोटीन के बारे में बात करते हैं तो कैरोटीन का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, इट इज ठीक है, इट हैज अ वेवलेंथ इन बिटवीन द 400 टू 500 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। हमें पूछा गया है 680 टू
to 730 के बारे में। तो ऐसा कौन होगा वहां पे, ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल होगा, दैट इज अबाउट द फाइटोक्रोम। सो फाइटोक्रोम absorb the wavelength in the region of red and far red। तो बाकी का भी आपको पता चल गया होगा दोस्तों। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। What will be the effect on phytochrome in a plant subjected to the continuous red light? अगर हम continuous red light अगर फाइटोक्रोम के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, मान लो कि फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है हमारे पास और फाइटोक्रोम के ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली रेड लाइट दे देते हैं, तो इसके पहले भी हमने देखा था फाइटोक्रोम रेड के ऊपर अगर रेड लाइट को अगर कंटिन्यूस इंसिडेंट करते हैं तो वहां पे उसका कन्वर्जन किस चीज में होगा, फाइटोक्रोम फार रेड में होता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे पहले तो एक बात होती है कि लेवल ऑफ फाइटोक्रोम जो होता है ना रेड, देखिए यहाँ पे फाइटोक्रोम रेड के ऊपर अगर हम कंटिन्यूअसली कौन सा वेवलेंथ दे देंगे 680 नैनोमीटर के रेंज में, जो कौन सा होता है रेड कलर का वेवलेंथ होगा, कौन से कलर का, रेड कलर का। तो इस फाइटोक्रोम का कन्वर्जन कहाँ किस चीज में हो रहा है, इस फाइटोक्रोम का कन्वर्जन फाइटोक्रोम फार रेड में हो रहा है ना, फाइटोक्रोम फार रेड में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अमाउंट पहले घटेगा, फाइटोक्रोम रेड का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाइटोक्रोम रेड का अमाउंट कंटिन्यूस रेड लाइट देने से क्या होता है, डिक्रीज होगा। और किसका अमाउंट बढ़ेगा वहां पे, फाइटोक्रोम रेड का अमाउंट बढ़ेगा। तो पहले इसका अमाउंट घटेगा, घट जाएगा और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे दो ऑप्शन हमें चॉइस करने होंगे। सो लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल बी डिक्रीजेस, कौन से फाइटोक्रोम का लेवल डिक्रीज होगा, फाइटोक्रोम रेड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फाइटोक्रोम सिंथेसिस विल इंक्रीज, और कौन सा फाइटोक्रोम वहां पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो फाइटोक्रोम फार रेड का, फाइटोक्रोम फार रेड उसका अमाउंट बढ़ने लगेगा। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर लास्ट, option number D is the correct answer for this question. First B and then A. This is the right answer for this question. This is the right answer for this question. Option number D. समझ लीजिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कंटिन्यूसली रेड लाइट देते तो क्या हो सकता है, तो फाइटोक्रोम रेड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसका पहले डिग्रेडेशन होगा, अमाउंट डिक्रीज होगा और ये कन्वर्ट होके स्ट्रक्चरली कन्वर्ट होके किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइटोक्रोम रेड में। तो इसका अमाउंट पहले घटेगा तो इसका अमाउंट बढ़ेगा ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा है आपको और ऐसे ही ऑप्शन बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ अ ट्री फ्लावर्स थ्राइस इन अ ईयर, अगर किसी प्लांट को एक साल में कितने बार फ्लावरिंग हो रही है, 3 बार अगर फ्लावरिंग होती है, जैसे कि अक्टूबर में भी उसको फ्लावरिंग हो रही है, जनवरी में भी उसको फ्लावरिंग हो रही है एंड जुलाई के मंथ में भी अगर उसको फ्लावरिंग होती है, और ये प्लांट कहाँ पे पाया जा रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जा रहा है। तो आप ऐसे, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा है। देखिए दोस्तों, अगर किसी प्लांट को, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर फ्लावरिंग होती है वहां पे, मतलब पहले महीने में भी फ्लावरिंग हो रही है वहां पे, जनवरी में, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 6 मंथ में मतलब 6वें महीने में भी क्या हो रहा है वहां पे, फ्लावरिंग हो रही है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब 10वें महीने में भी उसको क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो प्लांट है जिसको लाइट एंड टेम्परेचर इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे प्लांट जनरली इनसेंसिटिव प्लांट होते हैं। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा तो दोस्तों वो जाएगा, ठीक है, फोटो एंड थर्मोस इनसेंसिटिव प्लांट होना चाहिए। अगर ये प्लांट फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव होता तो पर्टिकुलर कंडीशन में उसको फ्लावरिंग होती है, बाकी के ठीक है इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे कि मान लो, देखिए जनवरी में भी क्या होता है वहां पे, जनरली हमारे यहाँ पे विंटर होता है, मतलब ठंडी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता नहीं है।
और जुलाई में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है। अक्टूबर के मास में भी थोड़ा सा टेम्परेचर, ठीक है, हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बनने लगता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और तीनों टेम्परेचर में भी अगर प्लांट को अगर फ्लावरिंग होती है तो इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर सेंसिटिव होता तो एक पर्टिकुलर सीजन में उसको क्या हो जाता, फ्लावरिंग आ सकते थे, ठीक है। किसी भी सीजन में अगर प्लांट को फ्लावरिंग होती है इसका मतलब क्या है, वो तो टेम्परेचर इनसेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर इनसेंसिटिव है तो लाइट भी क्या हो रहा है, वहां पे लाइट भी इनसेंसिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट का ड्यूरेशन अलग अलग मंथ में अलग अलग देखने को मिलता है, कम ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि समर कंडीशन में बहुत ज्यादा लाइट होता है वहां पे, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट होता है। और विंटर के अंदर हमें पता है कि लाइट ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है और डार्कनेस ज्यादा बढ़ता है। बट यहाँ पे ना ऐसे मतलब इस प्लांट के लिए कोई भी कंडीशन कंफर्म नहीं है। किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये प्लांट इनसेंसिटिव है, टेम्परेचर इनसेंसिटिव है एज वेल एज, ठीक है, लाइट भी इनसेंसिटिव देखने को मिल रहा है। सो लाइट का मतलब यहाँ पे फोटो इनसेंसिटिव एंड टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थर्मो इनसेंसिटिव प्लांट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग, जिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछा है हमें पता है कि जिबरेलिक एसिड का जो फ्लावरिंग होता है ना वो जनरली लॉन्ग डे प्लांट में हमें देखने को मिलता है। कौन से प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, ठीक। देखिए लॉन्ग डे प्लांट को अगर इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर द शॉर्ट डे कंडीशन, सही बात है, जो एक मिनट, जिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन, जिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, करेक्ट है। अगर शॉर्ट डे कंडीशन में हमें लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग अगर इंड्यूस करनी है तो क्या होगा, वहां पे जिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट देना होगा हमें, क्योंकि ऐसे प्लांट क्या हो सकते हैं, बाइनियल प्लांट हो सकते हैं, बाइनियल प्लांट, और बाइनियल प्लांट में फ्लावरिंग अगर इंड्यूस करना है तो क्या करना चाहिए हमें, वर्नलाइजेशन करना चाहिए। बट वर्नलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर अगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वर्नलाइजेशन करने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। बट अगर लो टेम्परेचर वहां पे हम क्रिएट नहीं करा सकते तो वहां पे हम क्या करा सकते हैं, जिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो लो टेम्परेचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिबरेलिक एसिड ट्रीटमेंट, जिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं वहां पे, तब जाके ऐसे प्लांट में क्या हो सकता है, फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, अगर ठीक है आपको फ्लावरिंग इंड्यूस करनी है तो क्या देना पड़ेगा, आपको जिबरेलिक एसिड को वहां पे इंडक्शन करना होगा। Question number 59. The twinning of tendril around the support is example of, किस चीज का एग्जाम्पल होता है, तो ट्विनिंग अराउंड द टेंड्रिल, हमें पता है कि टेंड्रिल को अगर ग्रो करना है तो किस चीज का जरूरी होता है, सपोर्ट का जरूरी होता है, वहां पे सॉलिड सपोर्ट का जरूरी होता है वहां पे। अगर सॉलिड सपोर्ट का जरूरत मतलब हेल्प लेके अगर कोई प्लांट का टेंड्रिल वहां पे अपना मूवमेंट शो करता है तो ऐसे मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट कहा जाता है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए प्लांट के मूवमेंट का ही एक एग्जांपल है, इसके पहले वीडियो में हमने इसको बता दिया था बहुत आसानी से, आपको समझ में भी आएगा, पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा आप। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। The closure of lid of pitcher in pitcher plant is due to,
इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1, पैराटोनिक मूवमेंट। इसका सही जवाब क्या आएगा? पैराटोनिक मूवमेंट। देखिए दोस्तों कि पिचर प्लांट जो होता है नेपेंथिस जिसे हम कहेंगे, कौन सा प्लांट? नेपेंथिस प्लांट के अंदर उसका जो लीफ होता है ना, तो लीफ के क्लोजिंग के लिए कौन सा सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा सवाल पूछा है। तो वहां पे जो सिग्नल आता है दैट इज अबाउट द पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट के लिए हमें पता है कि सिग्नल कहां से इंड्यूस होता है दोस्तों? इन्वायरमेंट से। अगर सिग्नल या स्टिमुलस इन्वायरमेंट से होता है तो इसे क्या कहेंगे हम? पैराटोनिक मूवमेंट। सिग्नल को रिस्पॉन्स करके प्लांट अगर मूवमेंट करता है और सिग्नल कहां से आ रहा है? आउटर इन्वायरमेंट से आ रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पैराटोनिक मूवमेंट कहेंगे। ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? पैराटोनिक मूवमेंट। देखिए पिचर प्लांट के अंदर हमें पता है जब इंसेक्ट उसके मतलब लीफ के ऊपर अगर जब आके बैठ जाता है ना, तो वो लीफ क्या होते हैं, ठीक है, कि वो क्लोजिंग हो जाते हैं, लीफ का क्लोजिंग हो जाता है और इंसेक्ट को खा लेते हैं ऐसे प्लांट। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर जो सिग्नल आता है, इंसेक्ट अगर सिग्नल दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? सिग्नल आउटर इन्वायरमेंट से आ रहा है, प्लांट के अंदर से थोड़ी ना आ रहा है सिग्नल। अगर प्लांट खुद सिग्नल देने के बाद अगर खुद का मूवमेंट शो करते हैं इंटरनल सिग्नल को रिस्पॉन्स करके, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस मूवमेंट। सेल्फ सिग्नल होता है वहां पे, सेल्फ स्टिमुलस कहिए या सिग्नल कहेंगे। प्लांट खुद का सिग्नल अगर खुद प्रोड्यूस करके उसको अगर रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो कर रहा है तो ये क्या होता है? ऑटोनोमस मूवमेंट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ऐसे प्लांट में सिग्नल कहां से आएगा? आउटर इन्वायरमेंट। और जब आउटर इन्वायरमेंट से सिग्नल आता है तभी हम क्या कहेंगे? उसे पैराटोनिक मूवमेंट कहेंगे। सो इट इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज नॉट अ टर्गर मूवमेंट, सो इट इज कॉल्ड एज पैराटोनिक मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब जो बनेगा यहाँ पे दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर 1। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली, ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैन शोज द बेसिपेटल मूवमेंट। ऑक्सीजन शोज द बेसिपेटल मूवमेंट। बेसिपेटल का मतलब क्या होता है? बेसिपेटल का मतलब ये होगा कि वहां पे ऑक्सीजन जो होता है ना, टॉप के पार्ट में सिंथेसिस होगा। मतलब क्या है कि शूट में सिंथेसिस होगा। ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? शूट में सिंथेसिस हो रहा है। और ये किस और ट्रांसपोर्ट हो रहा है? रूट की ओर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो शूट में उसका अपाइकल रीजन में सिंथेसिस होना एंड बेसल रीजन की ओर अपाइकल रीजन में सिंथेसिस होना, अपाइकल रीजन में उसका सिंथेसिस हो रहा है और बेसल पार्ट के तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहेंगे? बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन, टॉप टू बॉटम। इसको ये क्या कहेंगे हम? टॉप टू बॉटम ट्रांसपोर्टेशन, टॉप टू बॉटम ट्रांसपोर्टेशन। पूरे हार्मोन्स में, देख बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे हार्मोन्स में, प्लांट के हार्मोन्स में एक ही ऐसा हार्मोन है जिसका पोलर ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। पोलर ट्रांसपोर्टेशन शो करने वाला एक ही बंदा है वहां पे, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन। आपके इंफॉर्मेशन के लिए और एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक्रोपेटल ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का अगर सिंथेसिस रूट में होता है तो वो शूट के तरफ भी क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ऑक्सीजन रूट में सिंथेसिस होके शूट के और भी क्या हो सकता है? वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे बॉटम टू टॉप ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। सो इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कह सकते हैं? एक्रोपेटल, एक्रोपेटल। बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको बेसिपेटल ही याद रखना है। अगर ये सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन अगर आपको पूछते हैं तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन। ओके।
थोड़ा सा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डिकैपिटेड देन, अगर कोई ग्रोइंग प्लांट है और उसका कैप ही अगर हम रिमूव कर देते, उसका कैप अगर हम रिमूव कर देते तो वहां पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ऐसा पूछा है। मान लीजिएगा कि कैप रीजन है, टॉप पार्ट, अगर यहाँ से इसको कट करके हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देते तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। उसको रिमूव करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ये पार्ट तो रिमूव हो गया यहाँ से, सो दिस इज नोन एज अ डिकैपिटेशन, दिस इज नोन एज अ डिकैपिटेशन। इसका फायदा कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आप कैप रीजन को या शूट के पोर्शन को अगर रिमूव कर देते हो तो वहां पे किसको फायदा होता है, अपाइकल बर्ड को फायदा हो सकता है। मतलब क्या है कि लैटरल ग्रोथ वहां पे ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है, वहां पे लैटरल ग्रोथ आपको ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे टॉप का पोर्शन अगर हम डिकैपिटेट करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपाइकल डोमिनेंस को हम रिमूव कर दे रहे हैं, अपाइकल डोमिनेंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर दे। जब अपाइकल डोमिनेंस नहीं रहता तो कौन सा डोमिनेंस रहेगा वहां पे, अपाइकल डोमिनेंस अगर नहीं रहता तो वहां पे क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ क्या होना शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे किसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, हमें ऑक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया आपको, रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड रिजल्ट इन, तो वहां पे क्या हो सकता है, लैटरल ब्रांचेस हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचेस। अपाइकल बर्ड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, लैटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, लैटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। द रेगुलेटर विच रिगार्ड द एजिंग एंड सीनेसेंस ऑफ ए प्लांट इज नोन एज, ऐसा कौन सा प्लांट का हार्मोन या रेगुलेटर होता है जो प्लांट का एजिंग एज वेल एज क्या सीनेसेंस को इनिबिट कराता है। रिटार्ड का मतलब क्या होगा, इनिबिट कराना, इनिबिट। एजिंग एंड सीनेसेंस मतलब जो डेथ को ही प्रिवेंट कर रहा है, ऐसा कौन हो सकता है। हमें पता है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, साइटोकाइनिन, क्योंकि जब हम साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें पता होता है कि वहां पे क्लोरोफिल का फिर से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, क्लोरोफिल का फिर से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है उस रीजन में। सो दैट इज नोन एज, तो प्रिवेंशन ऑफ एजिंग एंड सीनेसेंस बाय द इंडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है और स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो हार्मोन बनता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो हार्मोन बनता है दैट इज अबाउट द स्ट्रेस कंडीशन। अब मानो कि स्ट्रेस कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरली अगर वाटर का स्ट्रेस होता है तो कौन बनेगा वहां पे, एब्सिसिक एसिड बनेगा। कौन बनेगा, एब्सिसिक एसिड। कौन बनेगा वहां पे, एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वहां पे दैट इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड एंड दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन।
एब्सिसिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर अगर कम होता है जमीन के अंदर, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, लो कंडीशन है, तो स्टोमेटा को क्लोज कराना, स्टोमेटा को क्लोज कराना, स्टोमेटा को क्लोज कराना किसका फंक्शन होता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ताकि वाटर का इवापोरेशन वहां पे बच जाए, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कराए और वाटर का कंजर्वेशन कराए। सो वाटर कंजर्वेशन हार्मोन भी बोल सकते हो आप इसको, वाटर कंजर्वेशन हार्मोन, वाटर कंजर्वेशन हार्मोन भी कह सकते हैं। दैट इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड। दोस्तों मशीन के अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है यहाँ पे, इसलिए डिले हो रहा है क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसको बंद भी नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड टू द स्टडी ऑफ, क्लिनोस्टैट किस चीज के लिए यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम का भी हेल्प ले लूंगा यहाँ पे। सो क्लिनोस्टैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ मूवमेंट, इट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ के मूवमेंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, क्लिनोस्टैट। सो क्लिनोस्टैट बनाना उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, पॉट ले लिया है, और यहाँ पे कोई एक प्लेट ले लिया है, यहाँ पे प्लेट, और यहाँ पे इस प्लेट को एक रॉड के साथ क्या किया हमने, रॉड के साथ एक मशीन या रोटर के साथ उसको बाइंड किया है, रोटर के साथ उसको क्या किया हमने, बाइंड किया। या इस प्लेट को भी आप क्या कह सकते हो, रोटर या मोटर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लिनोस्टैट मैकेनिज्म में एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि प्लांट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे प्लांट का कौन सा ग्रोथ देखते हैं हम, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखते हैं, प्लांट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एक बात पता होती है कि एक्चुअली ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों, क्लिनोस्टैट ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा गया कि क्लिनोस्टैट इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टडी, तो आपको आंसर में देना है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जनरली कहाँ पे सिंथेसिस होता है, प्लांट के टिप रीजन में, प्लांट के टिप रीजन में क्या होता है, ये सिंथेसिस होता है। उसके बाद उसका क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है टुवर्ड द बॉटम। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर हम प्लांट को वर्टिकल ना रखे, अगर हॉरिजॉन्टल रखते हो और इसको कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में अगर ऐसा रोटेट करते रहते हैं, तो क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है ना, तो पूरे डायरेक्शन में क्या हो सकता है, वो प्लांट के सभी सेल्स को मतलब ऑल, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्यूज होता रहेगा। अगर पूरे डायरेक्शन में अगर वो डिफ्यूज होता है तो पूरे डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जनरली वो प्लांट को मिलता है। और प्लांट यहाँ पे क्या होता है कि दोनों भी डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है। जनरली प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, अगर इसी चीज को हम, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर पकड़ के निकालते हैं, मान लो कि अगर ऐसा एक डायग्राम है यहाँ पे, मान लो कि ऐसा एक हम डायग्राम निकाल रहे हैं, यहाँ पे एलिप्स है हमारे पास। देखिए प्लांट का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है, तो ग्रोथ भी आपको किस डायरेक्शन में जनरली देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टॉप में प्रोड्यूस होता है और जनरली ग्रोथ किस रीजन में हमें देखने को मिलता है, ऊपर वाले डायरेक्शन में। बट यहाँ पे जब हम क्लिनोस्टैट देखते हैं तो ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। जनरली ग्रोथ यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो क्लिनोस्टैट के बारे में हमेशा याद रखिएगा, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को देखने के लिए या प्लांट के मूवमेंट के लिए, ग्रोथ मूवमेंट के लिए स्टडी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका यूज रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होता, या ऑस्मोसिस के लिए भी नहीं होता है। जनरली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, क्लिनोस्टैट का यूज
ग्रोथ मूवमेंट को स्टडी करने के लिए इसको यूज कर दिया जाता है। और हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, अगर ऐसा पूछा जाए, दैट इज द ऑक्सिन। और ग्रोथ किस फैशन में होती है अगर ऐसा पूछा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ग्रोथ होता है, ये याद रखना है दोस्तों। Now question number 67, which is produced during the water stress? वाटर स्ट्रेस में जनरली कौन प्रोड्यूस होता है? इसके पहले भी हमने देखा है, जनरली वाटर स्ट्रेस में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड। तो ये बिल्कुल आप आसान हो गया आपके लिए। इतने जब अपने क्वेश्चन 67 तक आपने अगर क्वेश्चंस देखे हमारे यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली बना पाओगे दोस्तों। सो एब्सिसिक एसिड कौन से स्ट्रेस में वहां पे प्रोड्यूस होता है, वाटर स्ट्रेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। जनरली ऐसी कंडीशन कब क्रिएट होते हैं, ड्यूरिंग समर डेज में ये कंडीशन क्रिएट होते हैं। और पानी बचाना होता है प्लांट को, तो वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज करना होता है। और स्टोमेटा क्लोज करने के लिए वहां पे कौन आता है, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए जो हार्मोन्स हमें पता है दैट इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए एब्सिसिक एसिड को यूज करते हैं। Okay, next question. Flowering dependent on the cold treatment. लो टेम्परेचर, कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देके अगर हम बाइनियल प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, दैट इज अबाउट द वर्नलाइजेशन। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्नलाइजेशन कहेंगे। लो टेम्परेचर के ऊपर अगर प्लांट में हम फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं तो इसे क्या कह दिया जाता है, वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन में हम और एक चीज का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अबाउट द जिबर्लिक एसिड। सो वर्नलाइजेशन को अगर रिप्लेस करना है तो हमें किसका यूज करना होगा वहां पे, जिबर्लिक एसिड। जिबर्लिक एसिड कैन बी यूज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को हम रिप्लेस करा सकते हैं। ये क्रायोथेरेपी नहीं हो सकता, ना क्रायोजेनिक्स हो सकता है, ना क्रायोस्कोपी भी हो सकता है। ये अलग से कॉन्सेप्ट है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा दैट इज अबाउट द वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 69, बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाय। बनाना का अगर ओवर राइपनिंग आपको अगर प्रिवेंट करना है तो आप कैसे करोगे, बनाना का ओवर राइपनिंग प्रिवेंट कैसे हो सकता है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही जवाब आएगा डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बनाना को कहां पे डिप कर देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में अगर हम इसको डिप कर देते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड का सॉल्यूशन क्या करेगा, इथिलीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कराएगा। इथिलीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कराएगा, इथिलीन का फॉर्मेशन डिक्रीज कराएगा। अगर इथिलीन का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है तो प्लांट, ठीक है, फ्रूट के अंदर राइपनिंग का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। राइपनिंग का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो बनाना को अगर हमें ओवर राइपनिंग करने से बचाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिपिंग एस्कॉर्बिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको डीप करना पड़ता है। एस्कॉर्बिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको डीप कराना पड़ेगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में।
अपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, अपिकल डोमिनेंस कॉज कौन करता है, किस हार्मोन का ये फंक्शन होता है? अपिकल डोमिनेंस इज अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। अपिकल डोमिनेंस कौन क्रिएट कराता है दोस्तों? ये फंक्शन ऑक्सिन का है। अपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू द ऑक्सिन। सो इसके हिसाब से क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सिन इन शूट टिप, हमें पता है कि ऑक्सिन का मैक्सिमम सिंथेसिस कहाँ पे होता है? शूट टिप के अंदर होता है। तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि लैटरल ग्रोथ ज्यादा हो नहीं पाता है, प्लांट का वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा होता है। सो इस मूवमेंट मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? अपिकल डोमिनेंस कहते हैं, जहां पे लैटरल ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत कम देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कौन इंड्यूस कराता है? देखिए उसके लिए हम एक आज इसका प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, पर रुक नहीं सकते ना। मान लो कि जो ग्रीन कलर हम यहाँ पे निकाल रहे तो ये डार्क कंडीशन या नाइट कंडीशन समझ लीजिएगा, और बाकी का जो पोर्शन हमने दिखाया यहाँ पे ये होगा डे टाइम, डे ड्यूरेशन या लाइट टाइम होगा। ये क्या होगा? लाइट या डे का ड्यूरेशन होगा। मान लो कि ये लाइट या डे का ड्यूरेशन, और ये क्या हो गया? डार्क कंडीशन हो गया। ये कौन सा कंडीशन हो गया? डार्क कंडीशन। अगर हमें शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, किस प्लांट के अंदर? शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग अगर इंड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका एक तो बात है कि डार्क, जो डार्क है इसको इनहिबिट नहीं होने देना चाहिए। अगर ये इंटरप्ट हो जाता है वहां पे तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होते। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन को ढूंढना है कि जहां पे अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होगा। जो प्लांट शॉर्ट डे होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? जो प्लांट शॉर्ट डे होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। और जिनका नाइट कैसा होता है? अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होता है। आपको यहाँ पे बीम ऑफ लाइट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीम ऑफ लाइट अगर यहाँ पे दे देते हो ड्यूरिंग द डार्क कंडीशन, ड्यूरिंग द डार्क कंडीशन, तो इसका डार्क पीरियड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये प्लांट लॉन्ग डे प्लांट के जैसा बिहेव करेगा। पर एक्चुअली ये कौन सा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है। सो शॉर्ट डे प्लांट के लिए फोटो पीरियड इज बिलो द क्रिटिकल डे लेंथ। मान लो कि यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ है, क्रिटिकल डे लेंथ इतना होना चाहिए, और इससे भी अगर क्रिटिकल डे लेंथ कम है तो वहां पे क्या कैसे, मतलब ए प्लांट कैसे होता है? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ कम होता है और डार्क क्रिटिकल से ज्यादा होता है। ये बात हमने वीडियो के लेक्चर में बता दिया था आपको, ठीक है। डार्क पीरियड क्रिटिकल से ज्यादा होता है और फोटो पीरियड क्रिटिकल से कम होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये दो कंडीशंस होना बहुत जरूरी है, और उसका डार्क कंडीशन आपको इंटरप्ट नहीं करना है, वहां पे बीम ऑफ लाइट इंड्यूस नहीं करनी है आपको, ठीक है। तभी जाके शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या होगा? फ्लावरिंग होगा। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Option second is the right answer for this question. नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करेंगे। साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स क्या है ऐसा पूछा गया हमें। साइटोकाइनिन कौन सा फंक्शन कराता है यहाँ पे? एब्सेशन को प्रमोट कराएगा? बिल्कुल नहीं, ऑब्सेशन को ये प्रमोट नहीं कराएगा, एब्सेशन को प्रमोट नहीं कराता है। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, क्या ये प्लांट के वाटर मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कराएगा? ठीक है, ये भी बात नहीं है, ठीक है, वाटर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कराएगा, बट ये
क्लोरोफिल का रिटेंशन कराते हैं, क्लोरोफिल का रिटेंशन। तो इसका मतलब क्या है कि सीनेसेंस एंड एजिंग को इनहिबिट कराना किसका फंक्शन होगा? सीनेसेंस एंड एजिंग को इनहिबिट कराना किसका फंक्शन होता है दोस्तों? दैट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। सो क्लोरोफिल का रिटेन कराना, उसको फिर से सिंथेसिस कराना, दैट इज मतलब, ठीक है, दैट इज मीन द, अगर क्लोरोफिल प्लांट के अंदर फिर से सिंथेसिस होता है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट मरने वाला नहीं है, तो इसका एज क्या होगा? कम हो जाएगा और प्लांट में सीनेसेंस अभी क्रिएट नहीं होगा। तो सीनेसेंस एंड एजिंग को इनहिबिट कराने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करेगा। सो साइटोकाइनिन का ये फंक्शन होगा। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एब्सिशन को प्रमोट नहीं कराएगा, वाटर का मूवमेंट भी नहीं कराएगा, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी ये नहीं कराता है, मतलब साइक्लोसिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? साइक्लोसिस। बाकी के हार्मोन के ये रोल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन कैरिड आउट बाय साइटोकाइनिन, हेल्प टू रिटेन द क्लोरोफिल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट? यार इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इथिलीन हार्मोन। आर्टिफिशियल राइपनिंग अगर आपको करना है बनाना के अंदर तो कौन सा हार्मोन हमें जरूरी होता है? दैट इज अबाउट द इथिलीन। सो फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? अगर ऐसा पूछा गया आपको तो वहां पे सही जवाब क्या होना चाहिए? फ्रूट राइपनिंग इज इंड्यूस्ड बाय, fruit ripening is induced by hormone ethylene. क्वेश्चन नंबर 74, एब्सिसिक एसिड कॉजेस। एब्सिसिक एसिड क्या कॉज कराएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ये बात बोल दिया था आपको कि एब्सिसिक एसिड इज नथिंग बट द स्ट्रेस हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन है। जब वाटर का स्ट्रेस आता है प्लांट को तो वहां पे कौन आके काम करेगा? वाटर स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड। और वाटर का लॉस अगर प्रिवेंट करना है तो स्टोमेटो को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। सो स्टोमेटल क्लोजर इज अ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो स्टेम का इलोंगेशन जिबरलिक एसिड का फंक्शन होता है वो। लीफ का एक्सपांशन ऑक्सिन का रोल होता है। रूट इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन में कौन काम करता है? इथिलीन काम करता है। ये अलग अलग जो फंक्शन है ना, ये बाकी के हार्मोन के फंक्शन है। जैसे कि रूट इलोंगेशन करना इथिलीन का फंक्शन होगा, लीफ का एक्सपेंशन करना ऑक्सिन का फंक्शन होगा, स्टेम का इलोंगेशन करना जिबरलिक एसिड का रोल होगा। तो ये इसके बाकी के हार्मोन के रोल है। और सबसे अलग रोल किसका आएगा? स्टोमेटल क्लोजर में कौन काम करेगा? एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल क्लोजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपाइकल डोमिनेंस। दोस्तों अब बहुत ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन का। अपाइकल डोमिनेंस कौन करता है? ऑक्सिन। अगर आपको सीधा सीधा ऑक्सिन नहीं देते ऑप्शन के अंदर तो आपको ऑक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म या नेचुरल फॉर्म देखना होगा। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो अपाइकल डोमिनेंस इज द रोल प्लेड बाय हार्मोन ऑक्सिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको, फ्लोरिजन, जो फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोरिजन, फ्लोरिजन का जो फंक्शन है किसके जैसे होता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो जिबरलिक एसिड का जो फंक्शन है वही फंक्शन कौन शो करता है? फ्लोरिजन। सो एक इमेजिनरी हार्मोन है फ्लोरिजन, इज नॉट अ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि फ्लोरिजन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक इमेजिनरी हार्मोन है। Now question number 76, a chemical believed to be involved in flowering is? That is about the फ्लोरिजन। अभी आपको बात किया था हमने, एक केमिकल जो फ्लावरिंग में इंडक्शन कर रहा था, दैट इज अबाउट द फ्लोरिजन। साइंटिस्ट
ये मानना है कि फ्लोरिजन ही क्या करता है, आफ्टर द फोटोपीरियोडिक सिग्नल वहां पे फ्लावरिंग को इंड्यूस कराता है। इसका मतलब क्या है कि शूट अपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कराना किसका रोल होता है? शूट अपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कराना किसका फंक्शन होता है? फ्लोरिजन का। शूट अपिकल मेरिस्टेम को किस में कन्वर्ट कराना है? शूट अपिकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांजिट हो जाते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांजिशन होता है, और ये ट्रांजिशन कौन कॉज करता है वहां पे? फ्लोरिजन हार्मोन, एक इमेजिनरी हार्मोन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में, ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल इज ड्यू टू द थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या होगा? थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। टेंड्रिल का ट्विनिंग होना दैट इज नोन एज अ थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। सो पहला ही ऑप्शन बन रहा है वहां पे, दिस इज नोन एज अ थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब क्या आ रहा है दोस्तों? थिग्मोट्रोपिक, दैट इज अबाउट द थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट। That is about the thigmotropic effect. Question number 78. क्वेश्चन पूछा गया कि हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन इज, सेल डिवीजन के साथ जो कनेक्टेड होता है प्राइमरीली, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन का एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज अबाउट द सेल डिवीजन। हमेशा याद रखिएगा कि सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एस सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 78 का। साइटोकाइनिन का एक दूसरा भी नाम है जियाटिन, क्योंकि ये जियामेज में पाया जाता है, और एक नाम है दैट इज अबाउट द काइनेटिन। उसको और एक नाम से भी आप पहचान सकते हो, दैट इज अबाउट द काइनेटिन, दैट इज अबाउट द काइनेटिन। सो साइटोकाइनिन, जियाटिन, काइनेटिन नथिंग बट द सेम हार्मोन, एक ही हार्मोन है जो सेल डिवीजन को क्या कराएंगे? प्रमोट कराएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑकर्स। ऑक्सीजन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां पे मिलता है? शूट के टिप में मिलता है, ग्रोइंग टिप के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 79, क्योंकि हमें पता है कि शूट अपेक्स में, शूट के अपेक्स में सबसे ज्यादा कौन बनता है? वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 80, फाइटोहॉर्मोन्स आर, फाइटोहॉर्मोन्स क्या होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फाइटोहॉर्मोन जो रेगुलेट करते हो प्लांट के ठीक है ग्रोथ को, या उसका इफेक्ट प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर भी अगर होता है, सो सच केमिकल्स आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि फाइटोहॉर्मोन रेगुलेट फ्लावरिंग। सिर्फ फ्लावरिंग को रेगुलेट करते हैं ऐसा तो नहीं है। केमिकल रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ को ही रेगुलेट करते हैं ऐसा भी नहीं है। हार्मोन रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड टू अडल्टहुड, ऐसा भी नहीं है। सीड के अंदर डोर्मेंसी भी क्रिएट करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है? रेगुलेट सिंथेसाइज, ठीक है, रेगुलेटर्स सिंथेसाइज बाय प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से ये सही आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर
प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स का सही जवाब हो सकता है। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है, ऐसा आपको पूछा जाए तो एब्सिसिक एसिड डोर्मेंसी में काम करेगा कि नहीं करेगा। एब्सिसिक एसिड डोर्मेंसी में काम करता है, अगर ये भी पता चलता है हमें तो लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी में कौन काम करेगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का सही रोल कहां पे आ रहा है, लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी में, क्योंकि सेल डिवीजन का रोल तो कौन करता है, साइटोकाइनिन। शूट इलोंगेशन का काम कौन करेगा, शूट का इलोंगेशन ये काम करते हैं जिबरेलिक एसिड। सेल इलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन ये काम किसका हो सकता है, ऑक्सिन का। ऑक्सिन तो मतलब वॉल को फॉर्मेशन नहीं कराएगा पर सेल का इलोंगेशन तो करा सकता है वॉल को ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो रहा है लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी, इट इज द मेन रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का यही मेन रोल है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, phototropic and geotropic movements are linked to the phototropic and geotropic movements। phototropic movement कौन से मूवमेंट होते हैं, अगर प्लांट का कुछ पार्ट टुवर्ड द लाइट अगर ग्रो होने लगता है या मूवमेंट करता है, दैट इज नोन एज अ फोटोट्रोपिक इफेक्ट। जियोट्रोपिक का मतलब क्या है कि टुवर्ड द ग्रेविटी फोर्स या टुवर्ड द अर्थ अगर किसका ग्रोथ हो रहा है, दैट इज नोन एज अ जियोट्रोपिक मूवमेंट। ऐसे दोनों ही मूवमेंट में काम करने वाला हार्मोन कौन होता है, दैट इज अबाउट द ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन का हमने फोटोट्रोपिक इफेक्ट देखा था। ऑक्सिन का हमने फोटोट्रोपिक इफेक्ट, प्लांट का ग्रोथ टुवर्ड द लाइट, प्लांट का बेंडिंग जो था फोटोट्रोपिक इफेक्ट में हमने देखा था ड्यू टू द ऑक्सिन, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने वहां पे कर दिए थे। सो अवेना कर्वेचर टेस्ट वो भी हमको पता है कि फोटोट्रोपिक इफेक्ट एंड ऑक्सिन के अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए होता है वो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑक्सिन लेवल। ऑक्सिन के अमाउंट से रिलेटेड कौन सा मूवमेंट नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ओके, पहला तो है हमें नॉट पूछा गया है तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, इट इज अ फोटोट्रोपिक इफेक्ट, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका इफेक्ट है, ऑक्सिन का इफेक्ट है। ये किसका इफेक्ट है, ऑक्सिन का। हमें क्या ढूंढना है, नॉट इफेक्ट। मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड द सॉइल, ये भी किसका इफेक्ट हो सकता है, ये भी किसका इफेक्ट हो सकता है, ऑक्सिन का इफेक्ट हो सकता है। इसके पहले भी हमने देखा है कि ऑक्सिन रूट, ठीक है, मतलब जियोट्रोपिक इफेक्ट भी शो करता है, फोटोट्रोपिक इफेक्ट भी शो करता है। सो दिस इज नोन एज अ जियोट्रोपिक इफेक्ट। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ठीक है, दिस इज द जियोट्रोपिक इफेक्ट एंड दिस इज नोन एज फोटोट्रोपिक इफेक्ट, दिस इज नोन एज अ फोटोट्रोपिक इफेक्ट। दोनों भी किसके रोल है, ऑक्सिन के। नक्टिनस्टिक लिफ मूवमेंट, हाँ, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। नेक्टिनस्टिक मूवमेंट इन द लीफ, बिकॉज दिस इज अ पैराटोनिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन में ये कौन सा मूवमेंट है, पैराटोनिक मूवमेंट। नेक्टिनस्टिक मूवमेंट दैट इज अ स्लीपिंग मूवमेंट, जैसे कि ऑक्सैलिस प्लांट में, ठीक है, इम्पेशंस प्लांट में हमने देखा था कि नेक्टिनस्टिक मूवमेंट स्लीपिंग मूवमेंट, देन इज द क्लोजिंग ऑफ लिफ एंड ओपनिंग ऑफ लिफ। सो ये एक्सटर्नल सिग्नल से होते हैं, यहाँ से ऑक्सिन का कोई रोल होता नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है और हमें यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। बात समझ में आ गई आपको। सो नेक्टिनस्टिक मूवमेंट इज नथिंग बट द स्लीपिंग मूवमेंट। एक कौन सा मूवमेंट है, स्लीपिंग मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, स्लीपिंग मूवमेंट इन द प्लांट। और एक सिग्नल कौन सा होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इसके लिए सिग्नल का काम करता है, दैट इज अबाउट द पैराटोनिक मूवमेंट। सो इट इज नोन एज अ पैराटोनिक मूवमेंट। इसको ही कौन सा मूवमेंट कहेंगे हम, पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैकिंग द सन, ये भी किसका रोल होता है, ऑक्सिन का ही रोल होता है। जब सूर्य फूल का जो हेड होता है, हेड वाला पोर्शन, मतलब जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ उसका हमें देखने को मिलता है कि हेड वाला पार्ट होता है। सो दिस इज ड्यू टू द ऑक्सिन, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सिन। Only nectinistic movement of leaf is the correct answer for question number 83। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब हो रहा है।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस द वर्नलाइजेशन? आप बता सकते हो वर्नलाइजेशन को कौन रिप्लेस करेगा? दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हमने कई बार एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 84 का अब मैं आंसर नहीं दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते हैं तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्नलाइजेशन को रिप्लेस करने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए। लिखोगे? ओके, नाउ डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्लीज आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 85, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। लीफ फॉल को अगर प्रिवेंट करना है तो हम किस चीज को वहां पे इंड्यूस करा सकते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन इज अ हार्मोन विच प्रिवेंट, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ यार यहाँ पे थोड़ा सा, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, यार साइटोकाइनिन अगर दे देते वहां पे तो एजिंग एंड सीनेसेंस भी प्रिवेंट हो सकता है। ऑक्सिन को थोड़ा सा बाजू में रखो। एजिंग एंड सीनेसेंस का अगर आप इफेक्ट देखते हो तो वहां पे क्या होना चाहिए? रिचमंड लैंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये इफेक्ट कौन शो कराएगा? साइटोकाइनिन ही शो कराएगा। इट प्रिवेंट एजिंग एंड सीनेसेंस। ये एजिंग एंड सीनेसेंस को क्या करता है? प्रिवेंट कराएगा। सो एजिंग एंड सीनेसेंस को प्रिवेंट करने वाला जो हार्मोन है हमारे पास, दैट इज अबाउट द cytokinin. That is about the cytokinin. Now क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मशीन के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्लो काम कर रही है, पता नहीं। पर हम भागने वालों में से भी नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ के भाग जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटेट बेटर मेंटेनेंस बिकॉज। मूविंग प्लांट के अंदर अगर आपको बेटर मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगता है तो इसका मतलब कारण क्या हो सकता है, ऐसा पूछा गया आपको। तो इसका सही जवाब आना चाहिए रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, कि हमें पता है कि अगर प्लांट के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमें करना है तो अपाइकल डोमिनेंस को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। अगर अपाइकल डोमिनेंस रिमूव करना है तो हमें किसको कम करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कराना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो टिप होते हैं ना प्लांट के, उसको कट करना पड़ेगा। अगर प्लांट के टिप रीजन या शूट रीजन को हम कट कर देते तभी जाके क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम में तो वहां पे क्या हो सकता है कि स्टिमुलेशन आ सकता है और प्लांट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ दिखना। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन बी एंड डी में कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो बाद में इसका मैं आंसर दे दूंगा आपको। रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस एंड प्रमोशन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बी एंड डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा कमेंट बॉक्स में, माफ कीजिएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 87, विच वन इंक्रीजेस इन द absence ऑफ लाइट। लाइट के absence में किसका अमाउंट बढ़ता है, ऐसा पूछा गया कि लाइट के absence में किसका अमाउंट बढ़ता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमें एक बात पता है कि अगर हम प्लांट को डार्क कंडीशन में अगर रख देते तो वहां पे एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अबाउट द इटियोलेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको, इटियोलेशन। तो इटियोलेशन में क्या होता है कि इंटरनोडल लेंथ क्या होता है प्लांट का, इंक्रीज होता है। तो प्लांट लाइट को अचीव करने के लिए अपना स्टेम का लेंथ क्या कराता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कराता है। जब प्लांट के अंदर स्टेम लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इंटरनोडल के जो सेल्स होते हैं, वहां पे मेरिस्टेम्स के सेल्स, वहां पे रेट ऑफ डिवीजन भी बढ़ता है और वहां पे सेल का इलोंगेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर हम प्लांट को डार्क मतलब लाइट कंडीशन से हटा के कहां पे रखते हैं, उसको डार्क कंडीशन में अगर रखते हैं तो वहां पे इंटरनोडल इलोंगेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मशीन तो ऐसे काम कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। कट और एक्साइज लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड इन टू द रूट और डिप्ड इन। अगर प्लांट के लीव्स को ज्यादा समय के लिए आपको ग्रीन रखना है तो उसके लिए कौन चाहिए, तो साइटोकाइनिन ही चाहिए। हमें पता है कि साइटोकाइनिन कैन हेल्प इनटू द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में कौन काम करता है, साइटोकाइनिन ही तो काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। अगर लीफ को, एक्साइज लीफ को हमें क्या करना है, ग्रीन, रिमेनिंग ग्रीन रखना है, तो इसके लिए हमें किसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। साइटोकाइनिन का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, जिबरेलिन्स प्रमोट। जिबरेलिक एसिड क्या प्रमोट कराएगा, सही बात है। अगर सीड डोरमेंसी को एब्सिसिक एसिड काम कराता है तो सीड का जर्मिनेशन कौन इंड्यूस कराएगा, सीड का जर्मिनेशन इंड्यूस कराएगा तो एक हार्मोन है, दैट इज अबाउट द जिबरेलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 89, क्योंकि डोरमेंसी में काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड काम करेगा। रूट का इलोंगेशन टुवर्ड द वाटर ये काम कौन करता है, ऑक्सीजन करेगा। लीफ वॉल में अलग से हार्मोन काम करेगा और सीड का जर्मिनेशन कौन कराएगा, जिबरेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 90, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब आपको याद रखना होगा दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, फाइटोक्रोम किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका सही जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 90 का फोटोपीरियोडिज्म। फाइटोक्रोम किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोट्रोपिज्म इसका रोल नहीं है, ना फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब C2 साइकिल, ना जियोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है, इसमें ये काम नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सो फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन द फोटोपीरियोडिज्म। इसके दो फॉर्म हमने देखे थे, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। इसके पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने इसको देख लिया है दोस्तों। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, मूवमेंट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट माइमोसा पुडियाका आर ड्यू टू। माइमोसा पुडियाका प्लांट में लीफ का जो मूवमेंट होता है ये किस वजह से होता है, तो इसका सही जवाब आएगा सेस्मोनास्टी। सो सेस्मोनास्टी इज अ पैराटोनिक मूवमेंट। एक कौन सा मूवमेंट है, पैराटोनिक मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नलिंग होता है तो इन्वायरमेंट से सिग्नल आता है। प्लांट
ऐसे मूवमेंट के लिए खुद सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वहां पे सिग्नल जो देने वाला जो पार्ट होता है तो आउटर इन्वायरमेंट से यहाँ पे सिग्नल आता है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, टच इनपुट या इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे कुछ स्टिमुलस होते हैं, उनको सेंस करके प्लांट के जो लीफ होते हैं, माइमोसा पुडिया का प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ठीक है, खुद की क्लोजिंग एंड ओपनिंग शो करते हैं वहां पे, और एक लोकलाइज मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ये प्लांट के अंदर। सो दैट इज ड्यू टू द, ठीक है, टच इनपुट एंड अदर जो भी मूवमेंट होते हैं वहां पे। सो इट इज नोन एज अ सेस्मोनास्टे। माइमोसा पुडियाका के बारे में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत काम आ जाएगा आपको। सो कीमोनास्टी ऑप्शन नंबर 4, केमिकल को सेंस करके होता है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट के गैमेट कीमोनास्टिक केमिकल सेंस करके मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब यहाँ पे वाटर की ओर इफेक्ट हो रहा है वहां पे, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन होगा वहां पे, हाइड्रो मींस क्या होना चाहिए, वाटर। थर्मो में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। कुछ प्लांट के लीफ के अंदर उसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो थर्मोनास्टिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे माइमोसा पुडियाका का लीफ का जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज अबाउट द सेस्मोनास्टिक movement, that is about the seismonastic movement. Now question number 92. Question number 92. One hormone hastens maturity period in juvenile conifers. A second hormone controls the xylem differentiation, while the third hormone increase the tolerance. अलग अलग 3 हॉर्मोन्स के बारे में पूछा गया। पहला हॉर्मोन्स इनिशियल ग्रोथ के लिए बोल रहे, दूसरा हार्मोन जाइलम के डिफरेंशिएशन में कह रहा है, और तीसरा हार्मोन स्ट्रेस जब आता है प्लांट के ऊपर उसको टॉलरेट करने के लिए तीसरा हार्मोन काम में आता है। ऐसे 3 हार्मोन कौन से होने चाहिए। तीसरे के हिसाब से तो हमें पता चलता है कि तीसरा स्ट्रेस में काम करता है, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन होता है, एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड ओनली 2 ऑप्शन में पाया जा रहा है, 2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में। सही बात है। नाउ जाइलम डिफरेंशिएशन में कौन काम करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन में काम करता है ऑक्सिन। जाइलम डिफरेंशिएशन में कौन काम करता है दोस्तों, ऑक्सिन का रोल होता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सो ऑक्सिन का रोल याद रख लीजिएगा दोस्तों, जाइलम डिफरेंशिएशन। और जिबरेलिक एसिड कहाँ पे काम करता है, जुवेनाइल ग्रोथ में काम कराता है। जुवेनाइल जर्मिनेशन के बाद जो भी ग्रोथ होता है ना वहां पे, ठीक है, तो वो ग्रोथ कौन इंड्यूस कराता है, तो जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिन इंड्यूस कराता है। और ऑक्सिन जाइलम के डिफरेंशिएशन में काम में आएगा, और एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस टॉलरेंस में काम आता है। सो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर कौन आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इफेक्ट ऑफ द रेड एंड फार रेड लाइट। आपको अगर फार रेड एंड रेड कलर के लाइट के इफेक्ट पूरे समझ में अगर मतलब आपको अगर मेमोराइज होते तो तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे दोस्तों, वरना कंफ्यूजन में आपका आंसर गलत भी हो सकता है। देखिए तो रेड कलर के जो इफेक्ट है हम आपको अभी बताएंगे। रेड कलर के प्रेजेंस में सीड का जर्मिनेशन स्टिमुलेट होता है, तब फार रेड के प्रेजेंस में क्या होता है, फार रेड के प्रेजेंस में इनिबिट होता है। सीड का जर्मिनेशन क्या होता है, इनिबिट हो जाता है। फार रेड के प्रेजेंस में सीड का जर्मिनेशन इनिबिट होता है, और रेड कलर के लाइट के प्रेजेंस में सीड का जर्मिनेशन इनिबिट होता है। हमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, सही ऑप्शन नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, तब हमें रॉन्ग के बारे में डिस्कस करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा ऑप्शन इनिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, सही बात है। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इनिबिट कराता है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखना है। रेड कलर का लाइट का वेवलेंथ शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। फ्लावरिंग को क्या करेगा, ये इनिबिट कराता है। तीसरा ऑप्शन
और फार रेड लाइट क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है। तीसरा ऑप्शन कॉजेस इपिकोटाइल हुक ऑन टू अनबेंड, ये बात भी सही है, इपिकोटाइल का जो हुक होता है ना उसको वो बेंड होने नहीं देता, कौन, रेड कलर का लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ऑप्शन ठीक है सही फंक्शन है किसके, रेड लाइट के, और रॉन्ग फंक्शन कौन हो रहा है यहाँ पे, ऑड फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें, तो यहाँ पे रॉन्ग फंक्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग फंक्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रेड कलर के प्रेजेंस में एंथोसाइनिन इनिबिट नहीं होता, प्रमोट होता है। एंथोसाइनिन का क्या होता है, प्रमोशन होता है रेड कलर के प्रेजेंस में, और फार रेड के प्रेजेंस में क्या होता है, इनिबिट होता है। तो यहाँ पे इधर दिया है स्टिमुलेशन और यहाँ पे दिया है इनिबिशन, ये गलत हो रहा है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना था, इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे फंक्शन करेक्टली पता होने चाहिए किसके, रेड एंड फार रेड कलर के लाइट के वेवलेंथ के। अगर आपको सही फंक्शन पता है तभी जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, फाइंड द रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि ई कुरोसावा ने क्या किया था, ई कुरोसावा का फंक्शन हमने आपको बता दिया था। बैकर्नी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला केमिकल कौन होता है, जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये किसका स्टेटमेंट था, ई कुरोसावा का स्टेटमेंट था। तो एफडब्ल्यू वेंट ने ओट सीडलिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। चार्ल्स डार्विन एंड उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन दोनों ने कैनरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, आपको इमेज दिया गया है और पूछा गया है दिस पिक्चर सजेस्ट दैट, ये पिक्चर क्या सजेस्ट कर रहा है, द टिप ऑफ, पहला ऑप्शन टिप ऑफ कोलियोराइजा इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं कोलियोराइजा का नहीं होता है, कोलियोप्टेल का टिप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को अगर यहां से हम डिकैपिटेट करते तो बेंडिंग नहीं होगी, अगर ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर रख देते वहां पे, या ऑक्सीजन जिस पार्ट में उसको अगर रख देते तो वहां पे क्या हो रहा है, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट हमें देखने को मिला। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये लाइट का डायरेक्शन है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग दिखाई दे रही है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, तो ये फोटोट्रॉपिक इफेक्ट है। और फोटोट्रॉपिक इफेक्ट किस में देखने को मिलता है हमें, कोलियोप्टेल के अंदर, कोलियोराइजा के अंदर नहीं देखने को मिलता है। सो क्योंकि कोलियोराइजा इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो का रूट के डायरेक्शन वाला पार्ट जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द कोलियोराइजा, एंड कोलियोप्टेल शूट का पार्ट होता है, किसका पार्ट होगा, शूट वाला पार्ट। सो टिप ऑफ कोलियोप्टेल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3, बेस ऑफ कोलियोप्टेल, नहीं, बेस में कहां पे होगा, कोलियोराइजा, नहीं कोलियोराइजा तो पहले से ही गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, आई एम सॉरी 96, which of the following is not a abscisic acid, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बैकाने। सो बैकाने इज अ टाइप ऑफ डिसीज, फुलिश सीडलिंग डिसीज ड्यू टू द वहां पे जिबरेलिक एसिड। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड इनिबिटर बी भी कहते हैं, इनिबिटिंग हार्मोन भी कहते हो उसको, एब्सिसिन सेकंड भी कह सकते हो, या डॉर्मिन भी कह सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट पूछा गया है आपको, तो यहाँ पे बैकाने इज अ फुलिश सीडलिंग डिसीज आपको देखने को मिलेगा। वो तो किसके रिलेटेड होगा, वो जिबरेलिक एसिड से रिलेटेड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बात करेंगे।
तीन ही तो क्वेश्चन बचे हैं यार, ये मशीन ऐसा क्यों कर रहा है? आज बहुत गलत काम कर रहा है मशीन, साथ ही नहीं दे रहा है। 2,4-D वाइडली यूज्ड टू, जनरली हमें पता है कि 2,4-D माने कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, डाइहाइड्रोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइहाइड्रोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो ये एक्चुअली वीडी साइड है। कौन एक? वीडी साइड। तो पहले तो दो ऑप्शन तो कट गए ना, यहाँ पे ट्री को या श्रब को हम खत्म नहीं करते इसका यूज करके, हम तो वीड को खत्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 में से एक होगा। तो जनरली 2,4-D का यूज हम जनरली डाइकॉट के ऊपर करते हैं, ब्रॉड लीव्स के प्लांट के ऊपर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे गलत हो रहा है। तो सही जवाब क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल्टिंग इज ऐसा पूछा है। बोल्टिंग इज इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर द फ्लावरिंग, यही सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। डेफिनेशन है बोल्टिंग क्या होता है? इंटरनोडल का बहुत ज्यादा इलोंगेशन होता है, कब? फ्लावरिंग के बिफोर, फ्लावरिंग के आफ्टर इंटरनोडल इलोंगेशन को हम बोल्टिंग नहीं कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। रिडक्शन के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे क्या होता है? इलोंगेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? इलोंगेशन होता है, इस बात को याद रखिए बोल्टिंग में। और बिफोर फ्लावरिंग होता है, नॉट द आफ्टर फ्लावरिंग। बोल्टिंग का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? बिफोर फ्लावरिंग या प्रायर टू द फ्लावरिंग, नॉट आफ्टर द फ्लावरिंग। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब क्या आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स अपाइकल डोमिनेंस? दो फिगर आपको दिए यहाँ पे, एक ए फिगर एंड दूसरा है बी फिगर। इनमें से कौन सा फिगर आपको अपाइकल डोमिनेंस शो कर रहा है? अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है कि टॉप रीजन में क्या होता है? ग्रोथ देखने को मिलता है, और लेटरल जो बर्ड होते हैं ना, उसका ग्रोथ नहीं होता है। लेटरल बर्ड कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में, ए में आपको नहीं दिखाई देते ग्रोथ हुए, बट आप बी डायग्राम में देख सकते हो वहां पे कि जो लेटरल बर्ड है ना, वहां पे ऑक्सिलरी बर्ड, उसका ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए ग्रोथ थोड़ा सा कम है। जहाँ पे अपाइकल बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है और लेटरल ग्रोथ का कम ग्रोथ होता है, वहीं पे क्या देखने को मिलता है? हमें अपाइकल डोमिनेंस देखने को मिलता है। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा ऐसे क्वेश्चन में। ऑक्सिलरी बर्ड को थोड़ा सा देखिए, ऑक्सिलरी बर्ड डायग्राम ए के अंदर थोड़ा सा कम ग्रोथ है और बी के अंदर ज्यादा ग्रोथ है। अगर ऑक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है तो अपाइकल डोमिनेंस थोड़ी ना है वहां पे, वहां तो अपाइकल डोमिनेंस खत्म हो गया। अपाइकल डोमिनेंस के अंदर होता क्या है? लेटरल बर्ड का ग्रोथ कम होता है और अपाइकल बर्ड का ग्रोथ क्या होता है? ज्यादा होता है, तभी तो हम उसे क्या कहते हैं? अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बाइनियल प्लांट्स हम किसे कहते हैं? बाइनियल प्लांट्स, जनरली मोनोकार्पिक प्लांट को ही हम क्या कहते हैं? बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट जिसका लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट होता है। पहले सीजन में ग्रोथ होती है और सेकंड सीजन में क्या होता है? फर्स्ट सीजन में आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ। और सेकंड सीजन में क्या देखने को मिलता है? फ्लावरिंग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है? फ्लावर फॉर 2 सीजन। नहीं, दोनों सीजन में फ्लावरिंग थोड़ी ना होती है। पहले ग्रोथ होता है पहले सीजन में, और सेकंड सीजन में क्या होता है? फ्लावरिंग होती है। पहले सीजन में क्या होगा? ग्रोथ होगा, और सेकंड सीजन में क्या होगा? वहां पे फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? बाइनियल प्लांट कहते हैं। फर्स्ट सीजन, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि फर्स्ट सीजन में फ्लावरिंग होती है। नहीं, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 तो ऐसे ही गलत हो रहे हैं। तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन था? मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब है ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग
ठीक है, उनके पूरे लाइफ के अंदर एक ही बार अगर उनमें फ्लावरिंग या फ्रूट उनको आता है, सो सच प्लांट्स आर नोन एज अ मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है, सोयाबीन प्लांट है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर मतलब उनको उनके लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार ही क्या होता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट या सीड कहिए, एक ही बार आता है। सो सच प्लांट्स आर नोन एज मोनोकार्पिक। और बाइएनियल प्लांट भी ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे हम पूरा चैप्टर भी खत्म कर लिया है और उसके ऊपर हमने नियर 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिए आपको और मैक्सिमम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए। तो आप इस वीडियो का भरपूर से फायदा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यहाँ पे हम इस पार्ट को खत्म करते हैं और पूरा का पूरा टॉपिक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट के लिए हम कल से ही शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।